नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी। अपना टॉपिक है बिजनेस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के व्यावसायिक स्वरूप, जिसके अंतर्गत हमने 3 स्वरूप पहले समझ चुके हैं। एकल स्वामित्व व्यवसाय, साझेदारी और हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय। देखिए, इन तीनों बिजनेस के बाद आज का हमारा टॉपिक है सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये होता है कि ऐसा संगठन जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपना व्यक्तिगत हित या सामूहिक हित के लिए कार्य करते हैं, आर्थिक शोषण को बचने के लिए, आपसी लाभ के लिए कोई संगठन तैयार करते हैं, उसे हम सहकारी समिति कहते हैं। भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अनुसार ऐसा संगठन जिसमें कम से कम 10 वयस्क व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, सामान्य लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं और आर्थिक शोषण से बचने के लिए जो कार्य करते हैं, उन्हें हम सहकारी समितियां कहते हैं। जिनकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला आता है स्वैच्छिक सदस्यता। देखिए, इस प्रकार की समिति के अंदर जो व्यक्ति आपका सदस्य बना है वो अपनी स्वेच्छा से बन सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी देश का हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति है, वो इस प्रकार की समिति का सदस्य बन सकता है। वयस्क होना चाहिए, मीन्स 18 वर्ष जिसने आयु पूरी कर ली है वो इस प्रकार की समितियों का सदस्य बन सकता है। वैधानिक स्थिति, देखिए, इस प्रकार की समितियों का पंजीयन कराना अनिवार्य है और इसके अंतर्गत सदस्य जो कार्य कर रहे हैं या जो सदस्य इस मिलकर इसको बनाया है वो इसको आगे ऑपरेट करते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, उनका इस समिति का पृथक अस्तित्व होता है। सदस्यों का अस्तित्व अलग है, समिति का अस्तित्व अलग होता है। इसीलिए यदि किसी सदस्य के साथ कोई अनहोनी घटना हो जाती है, चाहे उसकी मृत्यु हो, दिवालिया हो जाता है, पागल हो जाता है, तो भी संस्था या सदस्य ये संगठन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सीमित दायित्व, इस प्रकार की संस्था में काम करने वाले व्यक्ति या इस प्रकार की समिति के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। मीन्स जितना उन्होंने पूंजी लगाई है उनका दायित्व उस पूंजी तक सीमित रहता है। नियंत्रण, देखिए, इन समितियों का नियंत्रण सभी मिलकर करते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की समितियां का नियंत्रण करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है और कमेटी का जो गठन है वो वोटिंग के आधार पर किया जाता है, मतों के आधार पर किया जाता है। सभी सदस्य मत देकर एक व्यक्ति को चुनते हैं, उसी का नियंत्रण रहता है। नेक्स्ट, सेवा भावना। देखिए, इस प्रकार की समितियां जन कल्याण और सेवा के उद्देश्य से निर्धारित की जाती है, अतः इनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर सामान्यतः सेवा करना होता है, आर्थिक हितों के रक्षा करना होता है, जन कल्याण के लिए होता है। नेक्स्ट, गुण। देखिए, जिस प्रकार से आपने विशेषताएं देखी है, कुछ इसमें गुण भी होते हैं। पहला गुण है वोट की समानता। इस प्रकार की समिति में जितने सदस्य होते हैं उन सबका वोटिंग राइट इक्वल होता है, चाहे उसने कितना भी पैसा क्यों ना लगाया हो, चाहे ज़्यादा लगा है कम लगा है। यहाँ वो रोल नहीं होता है कि आपने ज़्यादा पैसा लगाया तो वो ज़्यादा वोटिंग राइट रखेगा, नहीं, सभी व्यक्ति समान वोट देने का अधिकार रखते हैं। सीमित दायित्व एक अच्छा इसका गुण माना जाता है, क्योंकि जितना आपने पूंजी लगाई है आपको उतना ही दायित्व निर्वाह करना होगा, उससे ज़्यादा नहीं। स्थायित्व, देखिए, इस प्रकार की समितियां लंबे समय तक रहती है, इनका अस्तित्व एक स्थायी प्रवृत्ति का माना जाता है, क्योंकि इसके सदस्य का इस समिति से पृथक अस्तित्व होता है। यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो भी जाती है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके साथ में जुड़ जाएगा, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये लंबे समय तक चलने वाली एक समिति कहलाती है। मितव्ययी संचालन, देखिए, इस प्रकार की समितियों के अंदर काम करने वाले व्यक्ति अवैतनिक होते हैं, मीन्स उन्हें सामान्य वेतन पर रखा जाता है, उनका उद्देश्य यहाँ से लाभ कमाना न होता है, इसीलिए ये कुछ मितव्ययी संचालन इसको कहा जाएगा। सरकारी सहायता, देखिए, इस प्रकार की संस्था को सरकार भी सहायता करते हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष पर आधारित होती है। इसमें सभी प्रकार के लोग सम्मिलित होते हैं और सभी व्यक्ति मिलकर कोई काम करते हैं, इसलिए सरकार भी इनकी सहायता करती है। सरकार इनको टैक्स में रिबेट देती है, इंटरेस्ट रेट में रिबेट देती है, साथ में इनको टाइम पर कुछ ग्रांट्स भी मिलती रहती है। नेक्स्ट आते हैं दोष। देखिए, गुणों के साथ साथ हम कुछ दोषों के बारे में भी समझते हैं। हमको दोष पर लिखा पहला, सीमित साधन। एक ऐसी संस्था जिसमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित होती है, काम करने वाले लोगों की संख्या सीमित होती है, तो उनके साधन भी सीमित ही होंगे। जो लोग वो जुटा सकते हैं
वही संसाधन उनके पास अवेलेबल होंगे। अक्षम प्रबंधन, देखिए अक्षम प्रबंधन का मतलब होता है कि यहाँ काम करने वाले व्यक्ति एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं करते हैं। जो एक पेशेवर मैनेजर होता है वैसा यहाँ नहीं हो पाता है, इसलिए इनको एक अक्षम प्रबंध कहा गया है। गोपनीयता की कमी, देखिए यहाँ पे गोपनीयता कम रहती है। कारण यही है कि बहुत सारे लोग इसमें मिलकर काम करते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसी स्थिति में जो सीक्रेसी है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि अंदर की सारी बातें हर किसी व्यक्ति को पता होती है। तो बेसिकली हमको ऐसी गोपनीयता नहीं रख सकते हैं, तो ये एक प्रकार से इसका कमी या दोष माना जा सकता है। सरकारी नियंत्रण, देखिए इस प्रकार की संस्थाओं को सरकार समय समय पर कुछ सहायता प्रदान करती है, तो एक प्रकार से ये उसका गुण है, लेकिन साथ में इनके खाते, इनके हिसाब साबित सरकार को देने पड़ते हैं। सरकार कभी भी इनका ऑडिट कर सकती है, उनको देख सकती है, तो कई हद तक सरकार का इस पर कंट्रोल रहता है। सरकार के बनाए गए नियम और कायदे कानून को इनको अपनाना ही कंपलसरी होता है। विचारों की भिन्नता, स्वाभाविक सी बात है, जब एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं विचारों में जरूरी ये नहीं है कि सबके विचार एक जैसे होंगे। कोई किसी के विचार से सहमत होगा तो कोई असहमत भी होता है। दोनों स्थितियों में कई बार ऐसे निर्णय होते हैं जो असमंजस्य की स्थिति पैदा हो जाती है और वो सही ढंग से नहीं लिए जाते, जिसका काफ़ी हद तक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो एक विचारों की भिन्नता के कारण भी इस समिति का सही सफल संचालन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसी को भी एक प्रकार से दोष माना गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। एग्जाम में इन 6 में से कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर पूछते हैं। सहकारी समितियों के प्रकार, देखिए हमारे पास टोटली 6 प्रकार की सहकारी समितियां हैं। पहला आता है उपभोक्ता सहकारी समिति। उपभोक्ता सहकारी समिति का तात्पर्य होता है कि एक ऐसी समिति जो उपभोक्ताओं के लिए बनाई जाती है। देखिए उपभोक्ता का अर्थ होता है कस्टमर, वो व्यक्ति जो किसी मूल्य के भुगतान करने के बाद वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग करता है। किसी मूल्य के प्रतिफल स्वरूप आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, सेवाएं खरीदते हैं, तो आप एक उपभोक्ता कहलाएंगे, जिसके बदले में आपने पैसा दिया है या देने का वचन दिया है। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जो हमारे जैसे कस्टमर हैं, उन कस्टमर्स के लिए जो कमेटी तैयार की जाती है, जो सोसाइटी बनाई जाती है, उन्हें हम उपभोक्ता सहकारी समिति कहते हैं। ये ऐसी समितियाँ होती है जो डायरेक्ट थोक विक्रेता, होलसेलर से माल लेकर डायरेक्ट ही कस्टमर को देते हैं। बीच के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो मध्यस्थ है, जो रिटेलर है, उनकी आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। दूसरा होता है उत्पादक, जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं, उन लोगों के लिए समितियां बनाई जाती है। ऐसी समिति जो छोटे उत्पादकों के लिए बनाई जाती है, जिनको कच्चा माल, दूसरा मशीनरी, तकनीकी उनको प्रोवाइड करवाई जाती है, और उनसे जो फिनिश गुड्स होता है वो लिया जाता है। छोटे उत्पादक होंगे, उन्हें आप कच्चा माल देने की कोशिश करोगे, कच्चा माल उनको उपलब्ध करवाओगे, उन्हें मशीनरी उपलब्ध करवाओगे, उन्हें तकनीकी संसाधन उपलब्ध करवाओगे, और उनसे तैयार माल हम खरीदते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि जब उत्पादकों के हितों के लिए जो समिति का गठन किया जाता है, उसे उत्पादक सहकारी समिति कहते हैं। विपणन सहकारी समिति, देखो जो उत्पादक ने माल बनाया है, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। आपने जो माल तैयार किया है उसको एटलीस्ट आपको मार्केट में बेचना पड़ता है। तो बेचने के लिए आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है आपको माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना होगा, जो भंडारण है, स्टोरेज जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं होती है वो इस प्रकार की सहकारी समितियां करती है कि ऐसी समिति जो उत्पादक से माल को उपभोक्ता तक बेचने के बीच में विपणन संबंधी कार्यों को संचालित करती है, उन्हें हम कहते हैं विपणन सहकारी समितियां। फिर आती है किसान सहकारी समितियां। देखिए किसानों के लिए ऐसी समिति जिसका निर्माण किसानों के लिए किया गया हो, किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराना, किसानों को तकनीकी साधन उपलब्ध कराना, वापस उनसे उत्पादित वस्तुएं प्राप्त करना, तो वो है किसान सहकारी समिति। सहकारी ऋण समिति, देखिए सहकारी ऋण समिति का मतलब होता है कम ब्याज पर आसान ऋण उपलब्ध कराना, अपने सदस्यों को कम ब्याज पे और कम औपचारिकताओं का निर्वहन करते हुए ब्याज प्राप्त कर वो ऋण प्राप्त कराना या ऋण प्रदान करना, वो सहकारी समिति का काम है। एक आती है सहकारी आवास समितियां। आवास यानी रहने के लिए घर उपलब्ध करवाना, लोगों को आसान किस्तों पर मकान दिलवाना या प्लॉट खरीदना, इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो इस प्रकार की सहकारी समितियां करती हैं। तो ये थी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप लोग इसको देखोगे, समझोगे, यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। धन्यवाद।